Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we will read page number 7 of the topic branches or subfields of biology. लास्ट टाइम हमने जेनेटिक्स तक किया था यहाँ तक. देन आज हम स्टार्ट करेंगे पैलियोंटोलॉजी. पैलियोंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. ठीक है, इसमें हमने किस चीज़ की स्टडी करनी है? फॉसिल के बारे में. आपको पता है पैलियन का क्या मतलब होता है? पैलियन का मतलब होता है ओल्ड पार्ट्स. ओल्ड पार्ट्स किसके? प्लांट्स के या एनिमल्स के. ठीक है, जब हम ओल्ड पार्ट की स्टडी करते हैं, ओल्ड पार्ट्स किसे कहते हैं? फॉसिल को कहते हैं. ठीक है, फॉसिल जो है ना ओल्ड पार्ट्स का नेम है. पहले हम देख लेते हैं कि फॉसिल की डिफाइन क्या है. फॉसिल आर द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व इन रॉक्स. एनिमल्स क्या है? फॉसिल क्या है? आर द रिमेन मतलब इसके बाकियात हैं जो रह जाते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के. वह प्रिजर्व उसमें स्टोर हो जाते हैं इन रॉक्स चट्टानों में एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में. मतलब अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में कोई भी चीज़ थी, वहाँ पे आइस ग्लेशियर थे, यहाँ सॉइल थी, रॉक्स थे, उसके अंदर स्टोर हो गए. आपको पता है, मैं सिंपली आपको बता देती हूँ कि प्लांट्स और एनिमल्स की कोई भी पार्ट थे वो वहाँ पे जो है ज़मीन के नीचे जो है वो आगे हैं और वहाँ पे काफ़ी दिनों बाद जो है ना उसकी हमें कोई भी चीज़ मिल गई है, हड्डियाँ मिल गई हैं या कुछ और मिल गई हैं, तो वो उसका फॉसिल होगा. ठीक है, जैसे कि आपको पता है डायनासोर जो है ना, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर कोई चीज़ रहती थी या नहीं रहती थी, लेकिन उसके ना कुछ हमें फॉसिल मिले, उसकी कुछ बोन्स मिली, उसकी कुछ हड्डियाँ मिली, तो साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च की. तो देन हमें पता चला कि जो डायनासोर था वो एक रेप्टाइल था, एक जानवर था, बहुत बड़ा था और वो यहाँ पे रहता था. इस तरह से उन्होंने कहा है कि फॉसिल की ये यहाँ पे एग्जांपल आ गई है. और देन यहाँ पे उन्होंने आगे ये भी बताया कि द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल इज़ द साइनोबैक्टीरियम. सबसे जो ओल्डेस्ट जो फॉसिल है ना इस टाइम वो साइनोबैक्टीरियम है और एस्टिमेटेड टू बी 3.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड. ठीक है, 3.4 जो है ना वो बिलियन ईयर्स ओल्ड है. बहुत ज़्यादा ये मतलब ये टाइम पीरियड है, कितना ज़्यादा ओल्ड है. उसका भी हमें फॉसिल मिल गया था. ये इस फॉसिल की भी आप पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, साइनोबैक्टीरियम का भी. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीआईपी. देन हम देखते हैं कि पैलियोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल. इस ब्रांच में हमने फॉसिल की स्टडी करनी है. फॉसिल आपको पता चल गया क्या है? जो एनिमल्स प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं वो नीचे ज़मीन के अंदर रह जाते हैं, फिर हमें बाद में मिलते हैं. द एग्जामिनेशन ऑफ द फॉसिल हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. जो एग्जामिनेशन है ना फॉसिल की, वो हमें हेल्प कर रही है. किसके लिए? साइंटिस्ट को हेल्प करती है उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, ऑर्गेनिज्म की. जैसे कि डायनासोर था, हमें नहीं पता था कि वो यहाँ पे रहता है या नहीं रहता, लेकिन हमें क्या पता, जब हमें उसके कुछ फॉसिल मिले, उसके बारे में जब हमने रिसर्च की, देन हमें पता चला कि ये एनिमल तो यहाँ पे रहता था. उन्होंने आपको एग्जाम्पल नेक्स्ट दिए. An example, dinosaur fossil provide evidence of the giant reptile that roamed the earth millions of the years ago. जो एग्जाम्पल उन्होंने डायनासोर फॉसिल की दी है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, एविडेंस प्रोवाइड कर रही है कि जियंट रेप्टाइल की, मतलब ये बहुत बड़ा रेप्टाइल था. दैट रोम द अर्थ, मतलब ज़मीन के ऊपर ना जी घूमता फिरता था अपनी मर्जी से, इसने वहाँ पे लाइफ गुजारती थी पूरी दुनिया में. अर्थ मिलियन ऑफ द ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो की ये बात है, मतलब इतने ज़्यादा सालों की बात, इतने ज़्यादा. ये उसकी डिफ़ाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक. और देन ये उसकी एग्जांपल है. आप लोग इसकी सबसे पहले उसकी डिफ़ाइन राइट करेंगे, देन एग्जांपल की सेपरेट हेडिंग देके उसकी एग्जांपल राइट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी. टेक्सो का मेन मतलब होता है डिवीजन. ठीक है, टेक्सो का मतलब क्या है? डिवीजन. नॉमी स्टडी, जब हम स्टडी करते हैं ना किसी की डिवीजन की ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन. ठीक है, जब हम उसकी क्लासिफिकेशन की क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, देन हम उसे कहते हैं टेक्सोनॉमी. आपको पता है जितने भी बर्ड्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा गया. मतलब कोई भी जितने वो एनिमल्स जो उड़ते थे, उनके ऊपर फीदर्स थे, उनकी बीक थी, चोंच होती है, उनको एक ही जो है ग्रुप में रखा गया. वो ग्रुप कौन सा है? बर्ड्स है. इस तरह से अगर मैं बात करूँ फिशेस की, फिशेस क्या है? उनके फिन्स होते हैं, उनके जो है वो फीदर्स होते हैं, ऊपर फिन्स होते हैं, उसके ऊपर स्केल्स होते हैं जिसके से वो सांस लेती हैं और वो पानी में रहती हैं, स्विम करती हैं. तो जितनी भी फिशेस थी उनको पासिस ग्रुप में रखा गया. इस तरह से मतलब हर तरह के जो जानवर थे ना उनको सिमिलैरिटीज़ की जो आपस में मिलते थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, जो डिफरेंस उनको सेपरेट कर दिया गया. इस तरह से ग्रुपिंग जब करते हैं उसकी स्टडी को हम करते हैं, कहते हैं टेक्सोनॉमी. नेक्स्ट उन्होंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड. ये हमें हेल्प किस में कर रहा है? ऑर्गेनाइज. मतलब इस तरह से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म थे वो ऑर्गेनाइज भी तो हो रहे थे. अगर हम कहें कि बर्ड्स, जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स में एक ही तरह के सारे ऑर्गेनिज्म हैं. अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में सारे एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म हैं.
अगर आप फिशेज़ की बात करते हैं, फिशेज़ की हालांकि डिफरेंट वैरायटी है, लेकिन वो आती तो सेम ही, तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। वो सारी पानी में रहती हैं, वो सारी जो है स्केल के थ्रू सांस लेती हैं। इस तरह से फिन्स होते हैं, फिन्स के थ्रू वो स्विम करती हैं। तो उनको सबको एक ही तरह थी वो, इसलिए उनको हमने एक ही ग्रुप में रख दिया। इसलिए वो कह रहे हैं कि हेल्प टू ऑर्गेनाइज, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया गया एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी। फिर उस तरह से उसकी जो डाइवर्सिटी थी, जो वैरायटी थी, उसको भी हमें समझने में हेल्प मिली। एंड द आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, इस तरह से हमें न्यू स्पीशी भी हेल्प मिली उसको समझने में। एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इस तरह से उनका जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था उसके बारे में भी हमने स्टडी की। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी डिफाइन आ गया और नेक्स्ट उसकी एग्जाम्पल है, ये है टेक्सोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में आप देखें, इको का मीन होता है हाउस या सराउंडिंग। लॉगी स्टडी, ecology is the branch of biology that deal with the study of the relationship between organism and their environment। ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील कर रही है किसके, रिलेशनशिप को, जिसमें हम रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं बिटवीन किसके अंदर, रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट में। जैसे कि अगर हम इसमें रह रहे हैं, दुनिया में हम रहते हैं, हम इस जो है एयर यूज़ कर रहे हैं, हम हवा में सांस लेते हैं, हम सॉइल को यूज़ कर रहे हैं, हम इसके रहते हैं, हम अपने घर बनाते हैं, हम प्लांट्स से डिफरेंट फूड ले रहे हैं, और जो बाकी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनसे हम फूड ले रहे हैं। इस तरह से हम सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए हमारा इंट्रैक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप आ गया। तो इस तरह की जब हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। इसलिए उन्होंने कहा है इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व का मतलब होता है बचाना, सेव करना। एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, और जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको भी हम ओवरकम करने के लिए हेल्प करते हैं। ये यहाँ से लेके उसकी यहाँ तक डिफाइन आ गई। दैन ये जो पिंक कलर में इसकी एग्जांपल है, जैसे कि द फूड चेन उन्होंने कहा है, फॉर इंस्टेंस इलस्ट्रेट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। ये इस तरह से उनका आपस में इंटरकनेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का एनर्जी लेने के लिए और उसके न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम जो है प्लांट्स से डिपेंड करते हैं, प्लांट से फूड लेते हैं, सनलाइट लेते हैं सन से, और हम डिफरेंट जो है ना ऑर्गेनिज्म से, एनिमल से फूड लेते हैं। तो ये फूड चेन बन जाती है, एनर्जी हम इनके लेने के लिए न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, इस तरह की जब हम स्टडी करते हैं इसे हम कहते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन किसे कहते हैं, ओशन को कहते हैं। जब हम ओशन की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। ठीक है, डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ, जब स्टडी करते हैं लाइफ की, किस में, ओशन में, उसे हम कहते हैं मैरीन बायोलॉजी। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, इसके ये हमें हेल्प करती है। जो ओशन के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब उसके अंदर जितनी भी लाइफ है, जितने एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, उसकी डिफरेंट जितनी वैरायटी वहाँ पे हैं, उसकी जब हम स्टडी करते हैं उसको ये मैरीन बायोलॉजी ना हेल्प कर रही होती है हम उसको स्टडी करने में। डिस्कवर न्यू स्पीशी, फिर हमें अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ भी मिलती है, और समंदर में अभी तक इतनी ज़्यादा स्पीशी अभी भी मौजूद हैं जो हमें नहीं पता जिनके बारे में। ठीक है, एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इशू, फिर हम मैरीन के बारे में उसकी किस तरह से हम बचाएं मैरीन एनिमल्स को, मैरीन प्लांट्स को, उसके बारे में हमें एड्रेस करता है। एंड फॉर एग्जांपल कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। कोरल रीफ आपको पता है, ये आपने मोस्टली देखा होगा जब डिस्कवरी चैनल चल रहे हैं, तो मोस्टली ये ना छोटे छोटे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि एक टर्म नहीं होते, मैं आपको यहाँ छोटी सी डायग्राम बना के आपको समझा देती हूँ किस तरह से कोरल रीफ होते हैं। कोरल रीफ की ना इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से जो छोटी छोटी चट्टानें नहीं होती इस तरह से, फिर इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं। ठीक है, ये कोरल रीफ्स होते हैं। इस तरह की डायग्राम आपने मोस्टली ओशन में, समंदर में देखी होगी। इसे हम कहते हैं कोरल रीफ, और ये सपोर्ट करती है वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ को। ठीक है, उसको मतलब ये उसको वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स को रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रही होती है, उसको सहारा दे रही होती है, उसको सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, ये थी मैरीन बायोलॉजी। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोमीन डिजीज़, पैथोमीन क्या है, डिजीज़। जब हम डिजीज़ की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द डिजीज़, देयर कॉजेज, उसके कॉज क्या हैं, किस तरह से डिजीज़ हो रही है, एंड इफेक्ट्स, और उसके असरात क्या हैं, इसकी हम स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस, हम पैथोलॉजी है ना इसमें हम डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं, उसके हम बचाव कैसे कर सकते हैं, दैन उसका अगर हो गई है डिजीज़ उसको हम दैन ट्रीट कैसे कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन देंगे तो वो उसे हम निजात हासिल कर सकते हैं। इस तरह की हम स्टडी को कहते हैं पैथोलॉजी। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट वही है, वो साइंटिस्ट जो
डिजीज़ की स्टडी करते हैं, पैथोलॉजी की स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड विजन स्प्रेड ऑफ सेल कंज्यूमर, वो कहते हैं जो पैथोलॉजिस्ट है ना, ये उन्होंने स्टडी किया है कि हाउ अनकंट्रोल्ड जो डिवीजन होती है स्प्रेड ऑफ सेल कॉज कैंसर, वो सेल जो कैंसर कॉज करते हैं उसको कैसे हम रोक सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे इसमें स्टडी किया है। आपको पता है ना कैंसर बहुत ही ज़्यादा बहुत सीवियर डिजीज़ है ये, इसमें जो सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल्ड विजन होती है, ठीक है, तो उसमें भी हम पढ़ते हैं। पैथोलॉजी में हम इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। आपको पता है इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम की जितना हाई होगा हम उतने ही बीमारी से बचते हैं। जैसे मैं कहूँ बच्चों का और बूढ़ों का जो है जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, इनका वीक होता है इम्यून सिस्टम, इनको बीमारी बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है एज़ कम्पेयर टू जो यंग होते हैं, जैसे कि 15 to 40 के राउंड अबाउट, ठीक है। जो नौजवान होते हैं, जो यंग एज में होते हैं, उनको बीमारी इतनी जल्दी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम उनका बहुत हाई होता है, उनमें कैपेसिटी होती है कि वो बीमारियों को बहुत जल्दी बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, जैसे कि बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और उनको बीमारी बहुत जल्दी लगती है। इसलिए इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून की स्टडी करेंगे। इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़। कंपोनेंट्स वही जो मैं आपको बता रही, किस तरह से उसके इम्यून सिस्टम को हम अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, कि किस तरह से वो एक्ट कर रहा है, कितना वो हाई है, कितना लो है, किस तरह से बीमारी के अगेंस्ट वो डिजीज़ जो अगेंस्ट रोल प्ले करेगा, एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है, वही बात आ गई। एंड इम्यूनोलॉजिस्ट वही है, साइंटिस्ट हैं जो इम्यूनोलॉजी की स्टडी करते हैं, जो इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। स्टडी टू डेवलप वैक्सीन, ट्रीट ऑटोइम्यून डिजीज़ एंड इम्प्रूव स्टडी करते हैं, डेवलप वैक्सीन आपको पता है ना, लास्ट टाइम जब कोरोना आया था कोविड में, तो वैक्सीन लगवाई गई थी, काफ़ी लोगों ने लगवाई थी। तो वो एक वायरस थी, उसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन लगवाई थी ताकि हम उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है हाई हो जाए और वो हमें बीमारी ना लगे। ट्रीट ऑटोइम्यून डिजीज़, और वो जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, मतलब वही जो इम्यूनिटी के अगेंस्ट होती हैं, उन डिजीज़ को भी ये ट्रीट करता है। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज, और इम्यून के जो रिस्पॉन्सेज है उसको भी इम्प्रूव करता है टू इन्फेक्शन, ताकि इन्फेक्शन ना हो जल्दी, ठीक है। समटाइम कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई बीमारी लगती है तो बहुत ज़्यादा वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए वे रिकवर हो जाते हैं। और समटाइम कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बीमारी लग जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है और बहुत देर से उनको जो है वो उससे प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट मिलता है, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। ये इम्यूनोलॉजी थी, इसमें इम्यूनोलॉजी की यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिफाइन है और आगे इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स, ठीक है। जब हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स कहते हैं मेडिसिन को, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट कर रही है, किस तरह से उनको रेडी किया जाता है, बनाया जाता है, इसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजी, इसकी स्टडी को। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, और इसमें हेल्प मिलती है न्यू ड्रग्स के बनाने में भी। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। वो कहते हैं जैसे कि न्यू एंटीबायोटिक्स बन रही हैं, जैसे कि डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं ना, फीवर हो गया है, डॉक्टर ने हमें एंटीबायोटिक दे दी है, कोई और प्रॉब्लम हुई है, हमें एलर्जी हो गई तो एंटीबायोटिक जी आप ले लें, हमें फ्लू हो गया तो एंटीबायोटिक दे देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक जो है ना वो डेवलप की जाती हैं और वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए, एंड ट्रीट बैक्टीरिया इन्फेक्शन को किल करने के लिए भी। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो बैक्टीरियल डिजीज़ है या बैक्टीरिया इन्फेक्शन को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से ख़त्म हो सकते हैं। देन यू विल राइट एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है, आप लोग इसको भी अंडरलाइन कर लें। और फार्माकोलॉजी बजाते खुद ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी इनमें से आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी। आगे जो है फर्दर हम जो है इसकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं इसको माइंड में भी आपको बता देती हूँ। पैलियोंटोलॉजी से आज हमने किया था पैलियोंटोलॉजी। पैलियन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ओल्ड पार्ट जो रह जाते हैं। पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ डायनासोर की एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। टेक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिज्म के इनटू ग्रुप्स, इसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। मैंने आपको एग्जांपल दी होमो सैपियन, जैसे कि ह्यूमन सैपियन जो है एक मैमल है, एक मैमल से इसको रखा गया है, तो ये इसकी एग्जांपल आ सकती है। अदरवाइज़ आप भी और डिफरेंट एग्जांपल भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैं जस्ट वन एग्जांपल पे ही ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशन
बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। रिलेशन की स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट में, जैसे कि फूड चेन है। मेरीन बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है इन ओशन में, और इसकी एग्जांपल है कोरल रीफ्स। नेक्स्ट पैथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज़ है, जैसे कि कैंसर डिजीज़ है। इम्यूनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम है। फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन है, इसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजी, एंड इसके अंदर पेनाडोल इसकी एग्जांपल आ सकती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर अगेन आपके साथ जो है लेक्चर होंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।